तो बच्चों, आवाज आ रही है? यस सर। ओके। तो देखिए बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक है वो अपनी यूनिट सेकंड चल रही है, आप सबको पता है। पेपर सेकंड चल रहा है और यूनिट सेकंड का पार्ट फर्स्ट चल रहा है। और पार्ट फर्स्ट का नाम क्या है? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, कार्बधात्विक यौगिक। तो इसमें हमने कार्बधात्विक यौगिकों का वर्गीकरण पढ़ा था, ओएमसी का वर्गीकरण। और ओएमसी का वर्गीकरण हमने दो तरीके से किया था, सबको पता है। शॉर्टली बता देता हूं, इसको लिखना नहीं है। धातु कार्बन बंध की प्रकृति के आधार पर, एक तो धातु कार्बन बंध की कैसी प्रकृति है उसके आधार पर, और एक लिगेंड की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण पड़ा था। लिगेंड की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण था। और जो धातु कार्बन बंध की जो प्रकृति है उसके आधार पर हमने इनको तीन तरह के यौगिकों में बांट दिया था, सबको पता है। पहला आयनिक यौगिक था, दूसरा सह संयोजक यौगिक था, सह संयोजक यौगिक था, और तीसरा विस्थानीकृत विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन बंध युक्त यौगिक थे। लेकिन इनको वापस से हमने तीन वर्गों में बांटा है, तीन वर्गों में बांटा है। पहला जो वर्ग था सेतु बंधित था, सेतु बंधित एल्किल यौगिक था, जो कि हम पढ़ चुके हैं। सेतु बंधित एल्किल यौगिक हम लास्ट क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं। दूसरा हमने पढ़ा था सैंडविच यौगिक, जिसका अध्ययन भी हम कर चुके हैं, जिसमें सैंडविच यौगिक जो था फेरोसिन था। उसमें दो एल्किल या एरिल बलों के बीच में एक धातु सैंडविच की तरह फंस जाता है, फेरोसिन। और तीसरा है ओर्लिफिन, ओर्लिफिन व एसिटिलीन यौगिक, ओर्लिफिन व एसिटिलीन यौगिक, ये तीसरे नंबर का था। तो बच्चों, आज जो हमारा डिस्कशन होना है इसी तीसरे टॉपिक पर होना है, ओर्लिफिन व एसिटिलीन यौगिक। ओर्लिफिन व एसिटिलीन यौगिक पर हमारा डिस्कशन होगा आज। ओके। तो ये किसी को लिखना नहीं है, ये वर्गीकरण ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं आपसे। बस आपको इसमें पहला टॉपिक दूसरा टॉपिक पढ़ चुके हैं, तीसरे टॉपिक से हम आज अध्ययन करेंगे। और सी की फॉर्म में मैंने वहां लिखाया था ABC, तो सी जो है आज का हमारा टॉपिक क्या है? ओलिफिन व एसिटिलीन यौगिक। जैसा कि नाम से भी पता चल रहा है, ओलिफिन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध आएगा। तो देखिए, और ये यौगिक जो बनाए जाएंगे ओलिफिन और एसिटिलीन वाले कार्बोधातुक यौगिक, ये भी संक्रमण तत्वों द्वारा बनाए जाएंगे। इस प्रकार के यौगिक भी, दीज टाइप कंपाउंड्स, इस प्रकार के यौगिक भी संक्रमण तत्वों द्वारा बनाए जाते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं, संक्रमण तत्वों द्वारा बनाए जाते हैं। These types are elements prepared
by transition elements, इनमें इनमें द्विबंध व त्रिबंध के पाई इलेक्ट्रॉन धातु के रिक्त डी कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं। वेकेंट डी ऑर्बिटल के साथ क्या करते हैं? ओवरलैपिंग करते हैं। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन, जबकि धातु के पूर्ण भरे हुए कक्षक ओलिफिन या एसिटिलीन के रिक्त विपरीत बंदी कक्षकों के साथ अतिव्यापन, ओवरलैपिंग करते हैं। अतिव्यापन करते हैं। चलिए तो हम इसको समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, किस तरीके से इनमें बॉन्डिंग होगी। दो तरह की बातें आई है, देखिए समझिए आप इसमें। द्विबंध और त्रिबंध के पाई इलेक्ट्रॉन तो धातु के रिक्त डी कक्षक के साथ पहले अतिव्यापन करेंगे। तो एक बात तो ये समझते हैं कि जैसे हमारे पास ये कार्बन कार्बन के मध्य पहले एकल बंध बना, जो कि एक सिग्मा बंध होता है, और एक पाई बंध बना जो कि बनाना बंध की फॉर्म में होता है। ये पाई बंध बना जो कि बनाना बंध की फॉर्म में है। अब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, ये धातु के रिक्त डी कक्षक, ये धातु रही और इसका रिक्त डी कक्षक ये रहा, इसके साथ ये अतिव्यापन कर लेंगे। यानी कि ये पाई इलेक्ट्रॉन धातु के रिक्त कक्षक में दान कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो एक कंडीशन तो हम यहाँ ये समझा रहे हैं आपको कि पाई बंध से रिक्त धात्विक कक्षक की ओर इलेक्ट्रॉनों का बंधन, इस तरीके से बॉन्डिंग हो सकती है। एक बात और ये कही, जबकि धातु के पूर्ण भरे हुए कक्षक, धातु में भी पूर्ण भरे हुए कक्षक होंगे, वो ओलिफिन या एसिटिलीन के रिक्त विपरीत बंधी कक्षकों के साथ अतिव्यापन करेंगे। देखो ये कार्बन, अब इस कार्बन में रिक्त कक्षक भी होते हैं, जैसे ये रिक्त कक्षक बनाते अपन, ये कार्बन रहा, इसके ये रिक्त कक्षक बना दिए अपन ने, और ये रही धातु, अब धातु की पूर्ण पूरित कक्षक, ये इसके साथ कार्बन के रिक्त कक्षकों के साथ, ये धातु की पूर्ण पूरित कक्षक है जिसमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, यानी कि उल्टा हो जाएगा ऐसा। देखिए ये इलेक्ट्रॉन इसमें दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर दो तरह की कंडीशंस आ गई।
तो यहां पर आप इसके नीचे लिख देंगे, बी करके लिख देंगे इसके नीचे, भरे हुए धात्विक कक्षकों से रिक्त पाई स्टार। ये जो कक्षक है कार्बन की, ये कौन सा कक्षक है? विपरीत बंदी, जिसको पाई स्टार से बताते हैं। पाई स्टार कक्षकों की ओर इलेक्ट्रॉनों का पश्च बंधन, बैक बॉन्डिंग, सुना होगा आप सबने नाम, पश्च बंधन, बैक बॉन्डिंग, ये बना लीजिए सभी। ये पूरा जो मैंने समझाया है ओलेफिन यौगिक की संरचना समझाई आपको। ए और बी के नीचे भी आप क्या टॉपिक लिख सकते हैं? ओलेफिन यौगिक की संरचना। ये पूरा जो दोनों संरचना बनाई है किसकी संरचना है? ओलेफिन यौगिक की संरचना। ओलेफिन यौगिक की संरचना। यस बेटा, बन जाए तो बता दीजिएगा। हाँ जी। यस, नोट कर लिया। हाँ जी बेटा बोले। यस सर। ओके। अब ये बात हमने ओलिफिन की, क्या एल्काइन में भी ऐसे ही होगा? बिल्कुल सेम ऐसे कैसे ही होगा। अब बात एल्काइनों की कर रहे हैं, तो देखिए एल्काइनों में भी एल्काइनों में भी एल्कीन की भांति, एल्कीन की भांति धातु के रिक्त डी कक्ष को, धातु के रिक्त डी कक्ष को व एल्काइन के पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ अतिव्यापन तथा धातु के भरे हुए डी कक्ष को डी कक्ष को व एल्काइन के रिक्त पाई स्टार कक्षकों का परस्पर अति परस्पर अतिव्यापन होता है। जैसा काम एल्कीन में था ना बेटा, वैसा कि वैसा किसमें होगा? एल्काइन में सेम वर्किंग होने वाली है। अब दो प्रोसेस समझते हैं, देखिए कैसे कैसे होने वाली है। पहली प्रोसेस देखो, धातु धातु के रहे ये रिक्त, ठीक है। धातु के ये सब क्या है? रिक्त डी कक्षक बोल सकते हो, रिक्त डी कक्षक, ये चारों रिक्त डी कक्षक। अब ये कार्बन के जो पूरित पी कक्षक है, ये कार्बन
इनमें इलेक्ट्रॉन भरे, इन दोनों के बीच में क्या होगा, अति व्यापन। ये पूरित पी कक्षक बोलेंगे आप, पूरित पी कक्षक। तो एक क्या बताएगा, इलेक्ट्रॉनों का दान एल्काइन के पी कक्षक से धातु के रिक्त डी कक्षक में, ए वाली स्ट्रक्चर ये बताइए। ठीक है, ऐसे ही हम उल्टा भी कर सकते हैं कि अब आपके पास ये कार्बन के रिक्त कक्षक, रिक्त पी कक्षक है। अब ये धातु ने बंध बना लिया। ठीक है, तो अब धातु कार्बन का संबंध इस तरीके से है। अब धातु के तो पूर्ण पूरित कक्षक है, ये धातु के पूर्ण पूरित कक्षक है, ये धातु के पूर्ण पूरित कक्षक, पूरित डी कक्षक, और कार्बन के रिक्त पी कक्षक है। इनके मध्य भी क्या होगा, अतिव्यापन होगा। तो धात्विक डी कक्षक से एल्काइन के पाई स्टार, एल्काइन के पाई स्टार कक्षकों में, कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का पश्चदान, पश्च यानी बैक, बैक डोनेशन, आप बैकवर्ड डोनेशन करें। ठीक है, तो ये तो है पूरित डी कक्षक, इसमें तो पूरित डी कक्षक। और ये कार्बन का जो है, ये वाले रिक्त पाई स्टार कक्षक, रिक्त पाई स्टार कक्षक, इनके बीच में अतिव्यापन होगा। ठीक है, तो ये दोनों स्ट्रक्चर जो बनाई है अपन ने, क्या है इसके नीचे क्या लिख देना है, पूरा कंप्लीट। एल्काइन, एल्काइन धातु बंध में, एल्काइन धातु बंध में प्रयुक्त किए जाने वाले कक्षक, प्रयुक्त किए जाने वाले कक्षक। क्लियर? तो हमने यहां पर ओलिफिन और एसिटिलीन यौगिक की हमने चर्चा की बेटा, नोट कर लीजिए कंप्लीटली। यस बेटा, नोट कर ले तो बता देना। ओके, तो ये तो बच्चों हमने क्या बातें कर ली, पूरी धातु और कार्बन बंध की प्रकृति पर आधारित वर्गीकरण। अब हम लेते हैं लिगेंड की प्रकृति पर आधारित वर्गीकरण। क्या? लिगेंड की प्रकृति पर आधारित वर्गीकरण। लिगेंड की प्रकृति पर आधारित वर्गीकरण। सेकंड नंबर का क्लासिफिकेशन, लिगेंड की प्रकृति पर आधारित वर्गीकरण। आपको पता है इसको मैंने दो भागों में बांटा है।
लिगेंड की नेचर के आधार पर हमने इसको दो भागों में बांटा है। एक तो सरल वाला है और एक मिश्रित वाला है। एक तो सरल कार्बधातु यौगिक है, सरल कार्बधातु यौगिक, और दूसरा बताया था मिश्रित मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कार्बोधातु यौगिक। तो सिंपल और मिक्स्ड कार्बोधातु यौगिक की बात कर रहे हैं हम आपसे। अब आपको पता होगा जो सिंपल है उसको भी मैंने टू टाइप से डिवाइड कर रखा है, एक तो सम्मित और एक असम्मित। देखो सरल का मतलब क्या होता है, एक लाइन समझ लेते हैं। सरल का अर्थ क्या होता है, यानी कि इन यौगिकों में इन यौगिकों में धातुओं से या धातुओं के साथ केवल केवल कार्बनिक समूह जुड़े रहते हैं। कार्बनिक समूह कार्बनिक समूह जुड़े हुए रहते हैं। कार्बनिक समूह जुड़े हुए रहते हैं। इन्हें दो भागों में या दो वर्गों में बांटा गया है। इन्हें दो वर्गों में बांटा गया है। तो इसके भी टू टाइप्स हो जाएंगे, एक सम्मित वाला और एक असम्मित वाला। एक तो हम सम्मित कार्बधातु की यौगिक लेंगे। सम्मित और असम्मित शब्द का मतलब जानते हैं, धातु से एक जैसे ही कार्बनिक समूह जुड़े हो, सम्मित कार्बधातु यौगिक। और दूसरा असम्मित कार्बधातु यौगिक। कार्बधात्विक यौगिक। तो मैंने आपसे कहा कि एक जैसे, है ना, दो संख्या में तीन कुछ भी हो सकता है, उसको बोलेंगे। यानी कि इनमें इनमें धातु परमाणु के साथ इनमें धातु परमाणु के साथ जुड़े हुए जुड़े हुए सभी कार्बनिक समूह समान हो। कार्बनिक समूह समान होते, एक जैसे होते हैं, बिल्कुल डिट्टो होते हैं। जैसे आपने एग्जाम्पल सबसे अच्छा नाम सुना होगा, डाइएथिल जिंक है। एक जिंक से दो एथिल एक जैसे ही जुड़े हैं, तो ये सम्मित हुआ ना। ट्राई एथिल एल्यूमिनियम सुना होगा, है, फेरोसिन सुना होगा, ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं। फेरोसिन भी ऐसा ही आता है, फेरोसिन है। साइक्लोपेंटाडाइनाइल है, बिस साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयरन। असम्मित यौगिक क्या होते हैं, इसमें भिन्न भिन्न प्रकृति के कार्बनिक समूह जुड़े होते हैं। यानी कि इन यौगिकों में इन यौगिकों में धातु परमाणु धातु परमाणु के साथ जुड़े हुए सभी कार्बनिक समूह सभी कार्बनिक समूह क्या होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकृति के होते हैं। भिन्न भिन्न प्रकृति के होते हैं। प्रकृति के होते हैं।
जैसे आपको पता है कि एक तरफ मैं एथिल जोड़ दूं और एक तरफ फेनिल जोड़ दूं, तो आपको पता ना, एथिल फेनिल मैग्नीशियम बताया था मैंने, C2H5 Mg C6H5, एथिल फेनिल मैग्नीशियम। इस टाइप का एग्जांपल यहाँ पर आ जाएगा। अब बात करते हैं मिश्रित कार्ब धातु की। अब मिश्रित में क्या होगा, कार्बनिक समूह नहीं होगा, कार्बनिक समूह भी यहाँ पर आएगा। मिश्रित में क्या होगा, अकार्बनिक समूह भी यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो देखिए, इस प्रकार के यौगिकों में, इस प्रकार के यौगिकों में धातु परमाणु के साथ धातु परमाणु के साथ कार्बनिक समूह के अलावा कार्बनिक समूह के अलावा अकार्बनिक समूह भी अकार्बनिक समूह भी जुड़े होते हैं या जुड़े रहते हैं। अकार्बनिक समूह भी जुड़े रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सबसे फेमस तो आपको पता ही सब, गिरनार्ड अभिकर्मक, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड सबसे फेमस एग्जाम्पल। एथिल क्या होता है, कार्बनिक समूह होता है, Mg धातु होती है, और Br क्या है, अकार्बनिक समूह। तो ये लिगेंड की प्रकृति पर आधारित क्या है, वर्गीकरण। लिगेंड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि धातु से जुड़ने वाले जो कार्बनिक है, कार्बनिक है, यहाँ लिगेंड के रूप में व्यवहार दर्शा। क्लियर? यस, बोलिए। हाँ जी, हो गया बेटा। यस, बोलिए बेटा। गुड। तो हमने अब तक परिचय पढ़ लिया, वर्गीकरण पढ़ लिया, नामकरण पढ़ लिया। अब बच्चों, इन कार्ब धातु यौगिकों का उपयोग किस किस सेक्टर में होता है, तो अगला जो टॉपिक लेके आ रहे हैं, और वो क्या है, कार्ब धातु यौगिकों की उपयोगिता। तो सभी बच्चे टॉपिक डालेंगे, कार्ब धातु यौगिकों की उपयोगिता। क्या यूजेज है, क्या यूटिलाइजेशन है इनका, किन किन सेक्टर में इनको हम यूज करेंगे। ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जिसमें इनका यूज नहीं होता होगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो कार्ब धातु यौगिकों की उपयोगिता अब हम वन बाय वन पढ़ेंगे। तो मेनी सेक्टर्स में बच्चों इसका यूज होता है। हम यहाँ वन बाय वन इनके यूजेज देखेंगे। तो पहला सेक्टर जो मोस्टली यूज होता है उसका नाम है औषधियों में। औषधियों में कार्ब धातु यौगिकों का यूज होता है, इन मेडिसिन। तो मेडिसिन में इनका यूज होता है। तो कौन कौन से कार्ब धातु यौगिक है जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं, पारा और आर्सेनिक के कार्ब धातु यौगिक, इनके यौगिक सबसे ज्यादा मेडिसिन में यूज होते हैं। तो पारे व आर्सेनिक के, पारे व आर्सेनिक के कार्ब धातु यौगिक OMC का वृहद उपयोग होता है, वृहद उपयोग होता है। जैसे पारे का एक है मर्क्यूरोक्रोम, मर्क्यूरोक्रोम, मर्क्यूरो मर्क्यूरोक्रोम, मर्क्यूरोक्रोम को घाव को सड़ने से रोकने वाली औषधि के रूप में,
मर्क्यूरोक्रोम को घाव को सड़ने से रोकने वाली औषधि के रूप में, एक तरीके से एंटीसेप्टिक पर्पज हो गया और क्या है, मर्क्यूरोक्रोम को घाव को सड़ने से रोकने वाली औषधि के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, प्रयुक्त किया जाता है। तो एक तो जैसे में ये हो गया, दूसरा जैसे देखो, एक है मरकरी हाइड्रीन, मरकरी हाइड्रीन, ये भी एक कार्बधातुक यौगिक है जो मरकरी से बना है, का उपयोग का उपयोग वृक्क की झिल्ली, किडनी की झिल्ली, वृक्क की झिल्ली की पारगम्यता को बढ़ाने में किया जाता है, परमिबिलिटी को, नेफ्रॉन मेम्ब्रेन या किडनी की मेम्ब्रेन पारगम्यता को बढ़ाने में किया जाता है, बढ़ाने में किया जाता है। ये किसका उपयोग है? मरकरी हाइड्रीन का उपयोग है। अब तीसरा नाम आपने एक बार 12th क्लास में सुना था, आर्सफेनेमिन, आर्सफेनेमिन का उपयोग सिफिलिस, सिफिलिस जब आपको एंटीबायोटिक प्रतिजैविक नाम का टॉपिक पढ़ाया था, सिफिलिस एवं अफ्रीकी निद्रालु रोग, अफ्रीकी निद्रालु, स्लीपिंग सिकनेस, निद्रालु रोग के उपचार में किया जाता है, के उपचार में किया जाता है। तो मेडिकल साइंस में आपको पता है ये यूज होते हैं। तो ये तीन नाम याद रखने, मर्क्यूरोक्रोम, मर्करी हाइड्रीन और आर्सफेनेमिन, एक नाम, दो नाम और ये तीसरा नाम। तो ये तो हुआ औषधियों में। अब दूसरा यूज पढ़ते हैं, दूसरा सेक्टर है जैविक एवं कृषि विज्ञान में, जैविक एवं कृषि विज्ञान में, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर फील्ड में देखो क्या यूज होता है, इन दोनों साइंस में इनका यूज होगा। तो कैसे कैसे यूज होगा, अलग अलग कंपाउंड की फॉर्म में यूज होगा। तो हम वन बाय वन देखते हैं कि जैविक एवं कृषि विज्ञान में कैसे कैसे यूज होना है। तो देखिए, नंबर 1, एथिल मरकरी क्लोराइड, एथिल मरकरी क्लोराइड, एथिल मरकरी क्लोराइड या फॉस्फेट, या फॉस्फेट या फेनिल मरकरी व्युत्पन्नों, फेनिल मरकरी व्युत्पन्नों के साथ बीजों का उपचार करके, बीजों का उपचार करके करके उन्हें बोया जाए, उन्हें बोया जाए तो नन्हे पौधे, प्लांटलेट्स, नन्हे पौधे संक्रामक रोग से बचे रहते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज से, संक्रामक रोग से
बचे रहते हैं। यहां तक नोट कर लिया हो तो बताएं, आगे बढ़े। यस बोले फास्ट। यस सर। ओके, इसी में ही दूसरा होता है एल्किल टिन। एल्किल टिन का उपयोग, एल्किल टिन का उपयोग फंगस नाशी, फंगस आपको पता ही है, कवक, फंगस नाशी, बैक्टीरिया नाशी, जीवाणुनाशी बोलते हैं इसको, बैक्टीरिया नाशी, तथा अस्पतालों में कीटाणुनाशक, अस्पतालों में कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। अस्पतालों में इंसेक्टिसाइड, कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। किसका? एल्किल टिन का कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। तो एल्किल टिन इन तीनों कैटेगरी में यूज हो जाता है। तो ये दूसरा सेक्टर था जिनमें यूज लिखा हमने। अब इसी में देखिए तीसरा सेक्टर है भौतिकी विज्ञान में। तीसरा सेक्टर भौतिकी विज्ञान में फिजिकल रूप से कैसे यूज करते हैं। भौतिकी विज्ञान में हम इसका कैसे यूज करता है, रिजॉइन नहीं होना बेटा, हो ना, ध्यान रखना। सिलिकॉन के कार्बधात्विक यौगिक, सिलिकॉन के कार्बधात्विक यौगिक सबको पता सिलेन कहलाते हैं, या तो सिलिकॉन की कार्बधात्विक यौगिक क्या कहलाते हैं, सिलिकॉन भी कहलाते हैं अलग से, सिलिकॉन्स कहलाते हैं, सिलिकॉन्स कहलाते हैं, या सिलेन भी कहलाते हैं। इसका उपयोग, इसका उपयोग स्टॉप कोक ग्रिज के रूप में, स्टॉप कोक ग्रिज, जो ग्रीस आता है ना, उसमें स्टॉप कोक ग्रिज के रूप में, किसका? सिलिकॉन्स का ना। ऐसे ही सिलिकॉन का तेल भी आता है। तो सिलिकॉन तेल का उपयोग या तेल का प्रयोग उष्मक को गर्म करने में, हीटर जो आता है उसको गर्म करने में, उष्मक को गर्म करने में, और सिलिकॉन क्रीम का उपयोग सिलिकॉन क्रीम का उपयोग हाथों को दाहक पदार्थों से बचाने में किया जाता है। हाथों को दाहक पदार्थों से बचाने में किया जाता है। तो ये भौतिकी विज्ञान में इनका एप्लीकेशन है। इसके बाद